आईवीएफ पहले तो बताइए ये होता क्या है और इसकी तरफ कब जाना चाहिए? एक टर्म है आईवीएफ, एक टर्म है इक्सी। हम्म। वो मिलती जुलती टर्म्स है। हम्म। पांचपन खवातीन में नहीं होता, पांचपन जोड़े में होता है। मर्दों को एक मिसकंसेप्शन है कि उनको लगता है कि अगर वो अपनी सेक्सुअल फराइज अंजाम दे पा रहे हैं उनमें कोई मसला नहीं। वो टेस्ट ही नहीं कराते कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। 3-4 मरहले इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के। कुछ कपल्स ऐसे हैं कि शादी के कुछ महीनों बाद आए, लेट्स से जब उनके टेस्ट किए तो उनका मामला इतना गड़बड़ था कि जाना पड़ा आईवीएफ इक्सी पे, उससे नहीं बचा सके। अगर ट्यूबें बंद हैं फिर कपल का बच्चा सिर्फ आईवीएफ के थ्रू हो सकता है। अब अगर इसके स्टेप्स की हम बात करें हाँ। तो ये किस तरह से किया जाता है? आईवीएफ का जो इलाज है ना, है तो थोड़ा मुश्किल। पीरियड्स के साथ उस बच्ची को टीके शुरू हो जाने हैं जो रोज लगने हैं। प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली किसी के पास नहीं है। अच्छा, एक टर्म यूज की जाती है आईवीएफ, जिसे इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, आपका बांझपन का आपको पता चल गया जी, आपने बहुत सारे इलाज करवाए, कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो ये आईवीएफ पहले तो बताइए ये होता क्या है और इसकी तरफ कब जाना चाहिए? देखो, जो आईवीएफ है ना, एक टर्म है आईवीएफ, एक टर्म है इक्सी। वो मिलती जुलती टर्म्स है। इन दोनों का ट्रीटमेंट सेम है और ये उन जोड़ों के लिए बना है। लेट्स से एक कैटेगरी ये है कि एक जोड़ा है, वो डॉक्टर पे आया, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया और हमेशा चेकअप दोनों का होता है। ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफाई करूँ। जैसे आपने भी जब बात शुरू की थी तो आपने कहा कि खवातीन में बांझपन, बांझपन खवातीन में नहीं होता, बांझपन जोड़े में होता है। क्योंकि देखो, बच्चा जो बनाना है ना, वो 50-50% दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो हमारा एक है, हम कह जाते हैं, जैसे आपने भी कहा और आपने वो उस तरह नहीं कहा, लेकिन हाँ, गांव में स्पेसिफिकली या छोटी जगहों पे, शहरों में शुक्र है ट्रेंड बदल रहा है, छोटी जगहों पे ये है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो खातून में ही मसला होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। 50-50% जब दोनों का कंट्रीब्यूशन है तो जाहिर सी बात है दोनों में मसला आ सकता है। यहाँ पे एक और बात जो मर्दों को एक मिसकंसेप्शन है कि उनको लगता है कि अगर वो अपने सेक्सुअल फराइज अंजाम दे पा रहे हैं उनमें कोई मसला नहीं। ये भी बहुत बड़ी मिथ है। उनको इससे निकालना बड़ा मुश्किल है। वो टेस्ट ही नहीं कराते कि जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या मसला है। तो इस तरह तो फिर बेगम भी बिल्कुल ठीक है, वो भी सेक्सुअली एक्टिव है। बिल्कुल। फिर तो ये एक्सप्लेनेशन ऐसी होनी चाहिए ना। लेकिन ये है कि और अगर वाइफ के लेट से पीरियड्स भी ठीक आ रहे हैं फिर तो बिल्कुल ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। किस तरह तो फिर देखने में वाइफ भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके क्यों टेस्ट कराते जा रहे हो, उसको क्यों दवाइयां देते जा रहे हो। सो टेस्ट सब शुरू होंगे दोनों के। ठीक है, जब एक इनफर्टाइल कपल है वो डॉक्टर के पास पहुंचा, नंबर 1 स्टेप दोनों के टेस्ट होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा कि इनके लिए ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। आया कि सिर्फ दवाइयों से इंशाल्लाह कर्म हो सकता है, या थोड़ा सा एग्रेसिव करके लेट्स से आईयूआई करना पड़ेगा, या लेट्स से आईवीएफ करना पड़ेगा। सो ये 3-4 मरहले इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के। एकदम से एक जोड़ा आता है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हम आईवीएफ करते हैं आओ आईवीएफ करें, ऐसे नहीं होता। ठीक है। सो बल्कि कुछ पेशेंट्स आते हैं और उनको ये लगता है कि सिर्फ आईवीएफ ही सोल्यूशन है, फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको बचाया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, लेट्स ट्राई द अदर ऑप्शन जो कि माइल्डर है, जो इतनी मुश्किल नहीं है, जो इतनी महंगी नहीं है। तो वो जो आपका सवाल था कि आईवीएफ किसके लिए, कमिंग बैक टू दैट। सो टेस्ट, एक तो नंबर 1 टेस्ट हमें गाइड करेंगे कि भाई आया कि कुछ हो सकता है या अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आईवीएफ या इक्सी इज द सोल्यूशन। ठीक है, आप ये समझ लो कि मरीजों के माइंड में भी होता है कि आईवीएफ इक्सी तो लास्ट रिजॉर्ट है, लास्ट सोल्यूशन है। कुछ लोग डरते हैं, वो ये भी कहते हैं, अब किसी की रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि हमें अनफॉर्चुनेटली उनको आईवीएफ पे ले जाना पड़ा है, वो बड़ा डरते हैं। डॉक्टर साहिबा ए ते आखिरी मरहला सी, तुसी सब तो पहले कह देता। तो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। आया कि हम आपको इक्सी आईवीएफ के ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं, यानी बचा सकेंगे तो ज़रूर बचाएंगे, लेकिन अगर कोई और रास्ता नहीं बचेगा फिर अनफॉर्चुनेटली इसी पे जाना पड़ेगा। कुछ कपल्स ऐसे हैं कि शादी के कुछ महीनों बाद आए, लेट्स से जब उनके टेस्ट किए तो उनका मामला इतना गड़बड़ था कि जाना पड़ा आईवीएफ इक्सी पे, उससे नहीं बचा सके। किन लोगों पे लाजमी आईवीएफ इक्सी होना चाहिए वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम खवातीन के मसलों की बात करें तो अगर किसी बच्ची की ट्यूब्स बंद आ रही हैं, लेट्स से कि उसने कराया, ट्यूब्स का एक्सरे होता है, ट्यूब्स की लेप्रोस्कोपी हो सकती है, लेकिन उसने कराया फॉर व्हाटएवर रीजन और उसकी ट्यूबें बंद आ गई हैं, अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं। अगर ट्यूबें बंद हैं फिर कपल का बच्चा सिर्फ आईवीएफ के थ्रू हो सकता है। ओके। ट्यूबें खोली नहीं अमूमन जा सकती,
क्योंकि जो इन्फेक्शन से बंद हुई होती हैं वो खुलती नहीं है। अगर खुल भी जाएं तो वो अपना काम नहीं शुरू करती हैं, डैमेज हो गई होती हैं। बहुत लोग क्लेम करते हैं और कि जी हम खोल देते हैं, हम सर्जरी करते हैं, खुल जाती हैं। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हो गया खुल गई है, लेकिन क्या वो काम शुरू कर रही है कि नहीं, ये सवाल है ना। क्योंकि ये ऐसे है जैसे एक आंख है, अगर आंख कॉस्मेटिकली ठीक है लेकिन बिनाई नहीं है तो आपको क्या फ़ायदा दे रही है। सो ट्यूब की भी आप ऐसे एग्जांपल लो कि अगर वो खुली तो हुई है लेकिन वो अपना काम शुरू नहीं करनी, जो उसका फंक्शन है, उसका फंक्शन क्या है कि उसने अंडे को ओवरी से पिक करना है और उसको ट्यूब उधर तक यूट्रस तक पहुंचाना है। ये ट्यूब है, एक रास्ता है। आप ये समझो कि जिसने अंडे को उठा के यूट्रस तक पहुंचाना है, अगर वो ये काम नहीं कर पा रही है, वो उसको पिक नहीं कर पा रही है, उसकी सक्शन खराब हो गई है, उसके बाद उसके अंदर जो मैकेनिज्म है, छोटे छोटे बाल होते हैं जैसे हमारे नोज में होते हैं, इस तरह के बाल ट्यूब के अंदर होते हैं। अगर इन्फेक्शन से वो बाल ही डैमेज हो गए, सो वो जो उसने पुश करना था, ऐसे ऐसे पुशिंग मूवमेंट से उसने अंडे को यूट्रस में फेंकना था, वो फेंक ही नहीं सकेगा। खोल तो आपने दी लेकिन वो काम नहीं शुरू हुआ, ठीक है। सो इसलिए अगर ट्यूबें बंद हो जाती हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो काम दोबारा नहीं शुरू करती, तो इन बच्चियों को जाना पड़ता है IVF पे। मर्दों में क्या सिचुएशन है जिसमें ज़रूरी इक्सी की ज़रूरत पड़ती है। एक बच्चा आया और उसने अपना टेस्ट कराया और उसके स्पर्म 0 आ रहे हैं, ठीक है, सीमन है। अब यहाँ पे भी ये बच्चों के लिए कॉम्प्रिहेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। दोबारा वही बात कि मैं सेक्सुअली बिल्कुल ठीक हूँ, एजैकुलेट आता है, आप कैसे कह सकते हैं मेरे स्पर्म 0 आ रहे हैं, लेकिन उस एजैकुलेट के अंदर, उस सीमन सैंपल के अंदर स्पर्म 0 है। तो उस बच्चे के पहले तो ढूंढना है कि स्पर्म बॉडी में बनते भी हैं कि नहीं। स्पर्म 0 2 सूरतों में हो सकते हैं। नंबर 1 के बन ही नहीं रहे, फैक्ट्री बंद है, ठीक है, टेस्टीज हैं, टेस्टीज पड़ी हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही हैं। एंड नंबर 2 काम तो कर रही हैं, जैसे बच्ची की ट्यूब बंद थी, उस बच्चे की ट्यूब्स बंद हैं और वो जो स्पर्म हैं वो टेस्टीज से बाहर तक नहीं आ रहे, जिस्म से बाहर नहीं आ रहे। तो अगर तो रास्ता बंद वाला मामला है, इसको हमारी जुबान में कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मीन 0 स्पर्म एंड ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन है। सो अगर तो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, हम इक्सी कर सकते हैं इस बच्चे की, स्पर्म निकाल के डायरेक्टली उसकी टेस्टिस से हम एग के साथ मिलाते हैं और इक्सी कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं है, इसको नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कहते हैं। अगर तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है यानी कि स्पर्म बन ही नहीं रहे, फिर सिचुएशन ज़रा हमारे भी हाथों से निकल जाती है। क्योंकि अगर एक चीज़ है ही नहीं, स्पर्म बन ही नहीं रहे, तो अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई जिसके थ्रू हम स्पर्म को आर्टिफिशियली बना सकें। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बच्चों के लिए वालिद बनना, बायोलॉजिकल वालिद बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, उम्मीद ही उम्मीद है। कितने सारे हमारे पेशेंट्स हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया था और हमने उनको थ्रू इक्सी माशाल्लाह आज वो साहिब औलाद है, और एक नहीं बहुत सारे बच्चे फिर अल्लाह दे देता है जिसको देने हो, ठीक है ना। सो जिनका एजोस्पर्मिया आ रहा है और अगर देख रहे हैं तो परेशान नहीं होना। नंबर 1 आप चेकअप के लिए आओ, हो सकता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो, और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो हम बिल्कुल हेल्प आउट कर सकते हैं। राइट। अब अगर इसके स्टेप्स की हम बात करें तो ये किस तरह से किया जाता है? IVF का जो इलाज है ना, है तो थोड़ा मुश्किल, और यहाँ पे आ जाओ वापस बच्चियों की तरफ। बच्चियों के लिए बड़ा मुश्किल है। बच्चों के लिए शायद इसलिए मुश्किल है कि अगर वो फाइनेंसेस ज़्यादातर मर्द हैंडल करते हैं, उनके लिए जेब पे ज़रा भारी है और बच्चियों के जिस्म पे बड़ा भारी है। वो इस तरह कि सारी जो तकलीफ़ें हैं, इन स्टेप्स की जो अजियतें हैं, वो बच्चियों को उठानी पड़ती हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अगर एजोस्पर्मिया भी है, वो मर्द में इशू है, करना बच्ची को पड़ेगा, ठीक है। सो नंबर 1 पीरियड्स के साथ उस बच्ची को टीके शुरू हो जाने हैं जो रोज़ लगने हैं, जब तक कि उसके फॉलिकल्स नहीं मैच्योर हो जाते। फॉलिकल्स क्या चीज़ है? जब हम स्कैन करते हैं तो हमें स्कैन में दोनों ओवरीज में यूँ बलून्स नज़र आते हैं, उनको हम फॉलिकल्स कह रहे होते हैं। बलून्स के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्स होते हैं, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आते। सो अगर ये बलून्स अच्छे हैं, ये फॉलिकल्स अच्छे हैं, हेल्दी लुकिंग है, हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि इंशाल्लाह इनके अंदर अंडे भी अच्छे होंगे, ठीक। सो फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेक्शंस, सेकंड स्टेप इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकल्स को मॉनिटर करते रहते हैं। जिस दिन लगता है फॉलिकल्स तैयार हो गया, उस बच्ची को बेहोशी दे के उसके अंडे जिस्म से बाहर निकाल लें, ठीक है। अब वही दोबारा बात के बेशक मसला उसके हस्बैंड में था, सहना उसको पड़ता है। सो हम उसके एग्स बाहर निकालते हैं और उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म से मिला देते हैं। उनको मिला के 3 to 5 डेज तक इंक्यूबेटर में इसको ग्रो करने देते हैं।
इनकी जो ग्रोथ होती है उसके स्टेप्स हम नोट कर रहे होते हैं, कौन सा हेल्दी एम्ब्रियो लग रहा है, कौन सा वीक लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली जो हेल्दी एम्ब्रियो होता है वो वाइफ के यूट्रस में रख देते हैं। तो दिस इज IVF और ICSI। तो जब यूट्रस में रखते हैं इसके बाद फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह करे प्रेगनेंसी हो जाए। यहाँ पे एक और बात, कुछ पेशेंट्स के माइंड में जब हमारे पास पहुँचते हैं तो ये समझ के आते हैं कि IVF ICSI 100% है। अब हम आ गए हैं, हम बच्चा लेके ही जाएंगे, काश ऐसा हो जाए। मेरी तो बड़ी दुआ है कि अल्लाह कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में रिफाइनमेंट कर दे, हमें कोई ऐसी हिकमत दे दें अल्लाह मियाँ कि हम वाकई 100% पे पहुँच जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाए या इस सवाल का जवाब मिल जाए जो पेशेंट हमसे पूछते हैं जब बेचारे नेगेटिव होते हैं कि क्या वजह बनी कि मैं नेगेटिव हूँ, अगर उस वजह का पता चल जाए तो 100% हो जाए रिजल्ट, जंग ही खत्म हो जाए कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली किसी के पास नहीं है कि एक आपने IVF किया, सब कुछ एक्सीलेंट था, बच्ची भी हेल्दी थी, बच्चा भी अच्छा था, स्पर्म भी अच्छे मिले, एग्स भी अच्छे मिले, एम्ब्रियो भी अच्छा बना, यूट्रस भी अच्छा लग रहा था, क्या वजह हुई कि फिर भी ना हुआ। सो जिस दिन हमें इसका जवाब मिल जाएगा मेरा ख्याल है इस दुनिया से बांझपन खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा जोड़ा नहीं होगा जिसके पास औलाद नहीं होगी। बस अभी इसकी खोज में लगे हुए हैं। फिलहाल इसका सक्सेस रेट इज तकरीबन 35 to 40% इन यंग पेशेंट्स। दोबारा यंग पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, जहाँ से हमने शुरू किया था। 35 से पहले जोड़ा हमारे पास पहुंचेगा चांस ज्यादा है, 35 के बाद पहुंचेगा चांस कम है, 40 के बाद पहुंचेगा मजीद कम है। और यहाँ पे भी ज्यादा मर्द से भी ज्यादा औरत की एज मैटर करती है। क्योंकि सारा कुछ तो ज्यादा औरत के अंदर होना है, 9 महीने बच्चा औरत ने अपने अंदर रखना है, ठीक है। प्लस एक और बात कि जो एग है ना, यहाँ पे एक बड़ा बायोलॉजी का एक आ जाता है रोल। वो ये है कि जब एक बच्ची पैदा होती है ना, तो जितने भी उसकी पूरी जिंदगी में उसके अंडे बनने हैं उसकी बॉडी में अल्लाह ने पहले ही रख दिए, वो दोबारा नहीं बनने। वो जितने हैं वो उतने ही रहेंगे और वो विद टाइम बस कम होते रहेंगे अंटिल उसको मेनोपॉज आ जाए, यानी कि अंटिल उसके वो एग जीरो हो जाए। मर्दों का ये कि स्पर्म रोज बन रहे हैं, ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। आपको याद है एक ज़माने में बड़ा होता था, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता वो, लेकिन वो शायद इसकी बैकग्राउंड शायद ये थी कि जब तक उसकी सांसें स्पर्म बनते रहते हैं, जैसे भी बने, वो एक सेपरेट डिबेट है कि जी डिटोरेट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं, फलां और टमकान, लेकिन बनते रोज़ हैं अनलेस के कोई और इशू ना बन जाए, ठीक है। सो औरत के नहीं रोज़ बनने, उसके जब वो पैदा हुई है वो अपना रिजर्वॉयर, अपना कोहॉर्ट ऑफ एग्स लेके आई है, राइट, और वो ख़त्म हो जाएंगे जब उसका मेनोपॉज आएगा, उसके बाद उसको वो माँ नहीं बन सकती, ठीक है। सो इसलिए अगर आप इस तरह देखो तो एक चीज़ जो आपकी उम्र के साथ पुरानी होती जा रही है तो ज़ाहिर है वीक होती जा रही है, बिल्कुल वो आपके जिस्म में पड़ी हुई है। आपकी एज है जो वो अंडों की एज है, आप यंग हो, अंडा यंग है, अंडा निखरा हुआ है। आपकी एज ज़्यादा है, लेट्स से 40+ है, अंडे 40+ ईयर्स की हो गए, ठीक है, वो भी वीक होना शुरू हो गए, वो भी पुअर हो रहे हैं, पड़े पड़े बॉडी में, अगर आम जुबान में बात करूं बासी हो रहे हैं, ठीक है। सो द फ्रेशर दे आर द बेटर दे आर, राइट, ये रीज़न है, राइट, ठीक है।